कभी ऐसा होता है कि रात को बिस्तर पर हैं, सोने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नींद तो दूर की बात है, दिमाग एक अलग ही रेस में निकल जाता है। कल इंटरव्यू में जो कहा वो ठीक था या नहीं, या उसने मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। कहीं भविष्य में सब कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। मतलब शरीर तो बिस्तर पर है, पर दिमाग वो बिना ब्रेक के, बिना रुके बस एक ही लूप में घूमता चला जाता है। अगर ये अनुभव आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। और आज जो स्रोत हमारे पास हैं वो कहते हैं कि ये कोई पर्सनल कमी नहीं है, ये बस एक सीखी हुई आदत है, एक ऐसी आदत जो हमारे मन की शांति छीन लेती है। तो आज हमारी कोशिश इसी पहेली को सुलझाने की है। हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग आखिर इस जाल में फंसता क्यों है, ये लूप काम कैसे करता है, और सबसे ज़रूरी, इससे बाहर कैसे निकलना है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, हम सोच और ओवर थिंकिंग को एक ही मान लेते हैं। तो आज की चर्चा का जो मकसद है वो इन दोनों के बीच की उस पतली सी लाइन को पहचानना है। एक सोच वो है जो रास्ता दिखाती है, जो किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालती है, और दूसरी वो जो हमें एक ही अंधेरी गली में गोल गोल घुमाती रहती है बिना किसी मंजिल के। ये एक मानसिक चक्रव्यूह जैसा है, और आज हम इससे बाहर निकलने का नक्शा ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे सवाल से शुरू करते हैं। सोचने में और ओवर थिंकिंग में आखिर फर्क क्या है, क्योंकि दिमाग तो दोनों में ही चल रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे स्रोत इसे एक बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। सोचना मतलब थिंकिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। उसका एक लक्ष्य होता है, समाधान खोजना। जैसे मेरी कार खराब हो गई है, ठीक है, मुझे मैकेनिक को फोन करना चाहिए। यहां सोच एक एक्शन पर आकर खत्म हो गई, लेकिन ओवर थिंकिंग एक पैसिव और ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। इसमें हम प्रॉब्लम को बार बार अपने दिमाग में जीते हैं, पर किसी समाधान तक नहीं पहुंचते हैं। जैसे कि मेरी कार खराब क्यों हुई, ये मेरी ही गलती थी क्या, अब तो हमेशा ऐसा ही होगा। यहां सोच कहीं पहुंच ही नहीं रही, वो बस चिंता को बढ़ा रही है। मतलब सोचना हमें आगे ले जाता है और ओवर थिंकिंग वो हमें एक ही जगह पर, एक ही कीचड़ में फंसा कर रखती है। पर लोग ऐसा करते क्यों हैं? मेरा मतलब है, कोई जानबूझकर तो चिंता के गड्ढे में नहीं कूदना चाहता। यहीं पर स्रोतों से एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। हम सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग एक सोचने की प्रॉब्लम है, पर असल में ये एक महसूस करने की प्रॉब्लम है। इसकी जड़ में है डर, फियर, असफलता का डर, लोगों के जजमेंट का डर, या कुछ बुरा हो जाएगा इसका डर। जब हम इन भावनाओं से अनकंफर्टेबल होते हैं तो दिमाग हमें यकीन दिलाता है कि अगर हम उस प्रॉब्लम के बारे में और सोचेंगे तो शायद हम उसे कंट्रोल कर लेंगे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। मतलब हम डर से बचने के लिए सोचना शुरू करते हैं और उसी सोच के जाल में फंसकर और ज्यादा डरने लगते हैं। बिल्कुल, खासकर हमारे भारतीय समाज में लोग क्या कहेंगे ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डर है जो हमारे फैसलों पर हावी रहता है। अगर मैं इस नए काम में फेल हो गया तो, अगर मेरे माता पिता निराश हो गए तो। ये डर दिमाग को एक सर्वाइवल मोड में डाल देता है, जहां उसका काम सिर्फ खतरा ढूंढना होता है, समाधान नहीं। और जब दिमाग सिर्फ खतरा ढूंढता है तो वो हर छोटी चीज को बड़ा बनाकर देखने लगता है। तो ये डर एक तरह से दिमाग को हाईजैक कर लेता है। स्रोत में मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि हमारा दिमाग वो असल में एक आदत बनाने वाली मशीन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ओवर थिंकिंग हमारी पहचान नहीं, बल्कि सिर्फ एक बुरी आदत है जिसे दिमाग ने सीख लिया है। आपने बिल्कुल सही समझा। दिमाग जो है वो पैटर्न पर काम करता है। अगर हम बार बार एक ही तरह से सोचते हैं तो दिमाग में एक पक्का रास्ता बन जाता है, न्यूरल पाथवेज। फिर दिमाग उस रास्ते पर ऑटोमेटिकली चलने लगता है। स्रोत में एक 4 स्टेप वाले लूप का जिक्र है जो इस आदत को और मजबूत करता है। पहला है सोच, फिर उससे पैदा होती है भावना, उस भावना से शरीर में होती है एक शारीरिक प्रतिक्रिया, और वो प्रतिक्रिया वो और ज्यादा सोच को जन्म देती है। ये एक दुष्चक्र है। चलिए इसे इंटरव्यू वाले उदाहरण से समझते हैं ताकि ये और साफ हो। मान लीजिए पहला विचार आया, शायद मैंने इंटरव्यू में अच्छा नहीं बोला। ये हो गया स्टेप 1। सही। अब इस विचार से भावना पैदा होगी, यानी स्टेप 2। भावना क्या होगी? चिंता, बेचैनी, शायद थोड़ी शर्मिंदगी। फिर आएगा स्टेप 3, शारीरिक प्रतिक्रिया। उस चिंता के वजह से हो सकता है दिल की धड़कन तेज हो जाए, सीने में भारीपन लगे, या पेट में कुछ अजीब सा हो। और यहीं पर वो लूप पूरा होता है।
स्टेप 4 में वो जो शारीरिक बेचैनी है वो दिमाग को सिग्नल भेजती है कि खतरा सच में है और दिमाग और ज्यादा नेगेटिव सोचने लगता है। पक्का मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं किसी लायक नहीं हूं, सब मुझ पर हंसेंगे। तो ये एक विचार से शुरू होकर भावनाओं और शारीरिक लक्षणों से गुजरता हुआ विचारों के एक पूरे तूफान में बदल जाता है। बिल्कुल। और ये चक्र इतनी तेजी से चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता। हम बस खुद को चिंता और नेगेटिविटी में डूबा हुआ पाते हैं। और ये तब तक चलता है जब तक हम होशपूर्वक इसे तोड़ना नहीं सीखते। इस लूप में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? कहां पर इसे पकड़ना सबसे आसान है? सोच पर या फिर अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया पर? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत के हिसाब से सोच को सीधे पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत तेजी से आती जाती है। लेकिन अपनी भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक होना वो ज्यादा आसान है। जैसे ही आप महसूस करें कि सीने में जकड़न हो रही है या बेचैनी बढ़ रही है, आप समझ सकते हैं कि आप उस लूप में जा रहे हैं और वहीं पर उसे तोड़ने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि इस पूरे लूप को जो ईंधन देता है वो है सेल्फ डाउट, मतलब खुद पर शक। जब हमें अपनी ही काबिलियत पर भरोसा नहीं होता तो दिमाग हर चीज पर सवाल उठाता है। एकदम सही। सेल्फ डाउट और परफेक्शनिज्म, ये दोनों जुड़वा भाई बहन जैसे हैं। परफेक्शनिज्म मतलब हर काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने की चाह। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपना काम परफेक्ट करना चाहता है, पर ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ डर को छुपाने का एक तरीका होता है। दिमाग कहता है, जब तक ये 100% परफेक्ट नहीं होगा, मैं इसे शुरू ही नहीं करूंगा। और होता क्या है कि काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और उस काम को लेकर तनाव बढ़ता जाता है। और जब काम नहीं होता तो हमारा आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है, जिससे सेल्फ डाउट और बढ़ता है। ये एक और जाल है। इसी जाल को तोड़ने के लिए हमारी सामग्री में एक बहुत शक्तिशाली विचार दिया गया है। एक्शन से क्लैरिटी आती है, सोच से सिर्फ कंफ्यूजन। मतलब जब हम सिर्फ सोचते रहते हैं तो हम और ज्यादा उलझते जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक छोटा सा कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना ही अधूरा क्यों ना हो, हमें रास्ता साफ दिखने लगता है। पहले कदम से दिमाग को डेटा मिलता है और वो बेहतर तरीके से सोच पाता है। ठीक है, तो एक्शन लेना जरूरी है, ये समझ आ गया। लेकिन उस एक्शन तक पहुंचने से पहले विचारों के शोर से तो निपटना होगा ना। अक्सर लोग सलाह देते हैं, अरे इतना मत सोचो या नेगेटिव सोचना बंद कर दो। पर यह सलाह काम क्यों नहीं करती? कभी कभी तो इसका उल्टा असर होता है। ये सलाह इसलिए काम नहीं करती क्योंकि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के ही खिलाफ है। स्रोत में इसके लिए गुलाबी हाथी यानी पिंक एलिफेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सेकंड के लिए एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? गुलाबी हाथी ही आएगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। जब हम किसी विचार को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उस विचार को मॉनिटर करने के लिए उस पर और ज्यादा ध्यान देने लगता है। नतीजा ये होता है कि वो विचार और मजबूती से वापस आता है। इसलिए मत सोचो कहना दिमाग को उसी चीज के बारे में सोचने का न्योता देना है। तो अगर लड़ना और दबाना काम नहीं करता तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम इन विचारों के रहमो करम पर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत एक बिल्कुल अलग रास्ता सुझाते हैं, लड़ने का नहीं बल्कि देखने का। विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें एक दर्शक की तरह देखना सीखना। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और आपके विचार वो पत्तों की तरह नदी में बह रहे हैं। आप किसी पत्ते को पकड़ते नहीं हैं, न उसे रोकते हैं, बस उन्हें आते और जाते हुए देखते हैं। इस प्रैक्टिस को ऑब्जर्वेशन या माइंडफुलनेस कहते हैं। ये सुनने में तो बहुत शांत और अच्छा लग रहा है, लेकिन जब दिमाग में तूफान चल रहा हो, चिंता एकदम पीक पर हो, तब ऐसे शांत दर्शक बनना कैसे मुमकिन है? उस वक्त के लिए कोई ठोस तकनीक है? बिल्कुल है, और ये बहुत जरूरी सवाल है। शांत समय में दर्शक बनना आसान है, मुश्किल तो तूफान के बीच में ही होती है। इसके लिए स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें देते हैं। पहली है थॉट लेबलिंग। ये बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। जब भी मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे सिर्फ दिमाग में एक लेबल दे दें। यह सिर्फ एक सोच है, ये सच्चाई नहीं है, या फिर अच्छा ये डर वाला विचार है। ऐसा करने से हम उस विचार और खुद के बीच एक छोटी सी दूरी बना लेते हैं।
हम उस विचार से अपनी पहचान को अलग कर लेते हैं। अच्छा, तो विचार को सिर्फ एक गुजरते हुए बादल की तरह देखना। और अगर दिमाग बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ हो तब क्या करें? तब आप 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकनीक दिमाग को विचारों की काल्पनिक दुनिया से निकालकर वर्तमान की असलियत में वापस ले आती है। ये बहुत आसान है। जहां भी है रुक जाएं और अपनी नजर घुमाकर 5 चीजें पहचानें जो आप देख सकते हैं। फिर 4 ऐसी चीजें जिन्हें आप छूकर महसूस कर सकते हैं। फिर 3 ऐसी आवाजें जिन्हें आप सुन सकते हैं। फिर 2 ऐसी गंध जो आप सूंघ सकते हैं। और आखिर में 1 गहरी सांस लें और छोड़ें। ये अभ्यास हमारी 5 इंद्रियों को एक्टिव कर देता है, जिससे दिमाग का ध्यान विचारों के लूप से हटकर वर्तमान पर आ जाता है। ये एक तरह का मेंटल पैटर्न ब्रेक है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसे तो कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। हमारे स्रोतों में फैसले लेने को लेकर भी कुछ बताया गया है, क्योंकि ज्यादातर ओवरथिंकिंग तो किसी न किसी फैसले के इर्द गिर्द ही घूमती है। हाँ, इसके लिए 2 बहुत कारगर तरीके बताए गए हैं। पहला है डिसीजन डेडलाइन। छोटे मोटे फैसलों पर घंटों या दिनों तक सोचने के बजाय खुद को एक टाइम लिमिट दें। जैसे मुझे क्या खाना है, इस पर मैं सिर्फ 2 मिनट सोचूंगा, या इस ईमेल का जवाब मैं अगले 15 मिनट में दे दूंगा। इससे दिमाग को पता होता है कि उसके पास सोचने के लिए हमेशा का समय नहीं है। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका है कंट्रोल सर्कल का कॉन्सेप्ट। ये मानसिक रूप से बहुत आजादी देने वाला विचार है। कल्पना करें कि आपके सामने 2 सर्कल हैं। एक अंदरूनी सर्कल में वो सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपकी मेहनत, आपके शब्द, आपका व्यवहार। और बाहरी सर्कल में वो सब कुछ है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, जैसे दूसरे लोग क्या सोचते हैं, कल मौसम कैसा होगा, या किसी चीज का फाइनल रिजल्ट क्या होगा। नियम यह है कि अपनी 100% ऊर्जा और ध्यान सिर्फ अंदरूनी सर्कल पर लगाएं। जो चीजें बाहरी सर्कल में है उनके बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। ये कंट्रोल सर्कल आइडिया तो बहुत शक्तिशाली है। ये हमें हमारी ऊर्जा सही जगह लगाने में मदद करता है। ये तो हुई वो तकनीकें जो हम मुश्किल पलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या कुछ ऐसी आदतें भी हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करके दिमाग को शांत रहना सिखा सकते हैं? हाँ, और असल में जो लॉन्ग टर्म बदलाव है वो इन्हीं आदतों से आता है। तकनीकें तो फर्स्ट एड जैसी हैं। स्रोत कुछ बहुत ही सरल आदतों पर जोर देते हैं, जैसे हर रोज 10 मिनट की साइलेंट वॉक, बिना फोन, बिना म्यूजिक, सिर्फ आप और आपके आसपास का माहौल। सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखने के बजाय कुछ मिनट सिर्फ खुद के साथ बिताना। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जब शरीर थकता है तो दिमाग शांत होता है। और सोने का एक पक्का रूटीन बनाना। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को शोर से शांति की ओर ले जाने की ट्रेनिंग देती हैं। इन आदतों के अलावा स्रोत में 3 खास अभ्यासों का भी जिक्र है जो बहुत असरदार हो सकते हैं। उनमें से एक है ब्रेन डंप। ये क्या है? ब्रेन डंप एक बहुत ही सरल अभ्यास है। रात को सोने से पहले एक डायरी या कागज लें और अपने दिमाग में चल रही हर चिंता, हर अधूरे काम, हर विचार को बस उस पर लिख दे। कोई फिल्टर नहीं, कोई जजमेंट नहीं, बस दिमाग खाली कर दें। पता है, जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या बचकानी बात है, लेकिन जब मैंने इसे आजमाया तो असर देखकर मैं हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे मैंने अपने दिमाग का सारा बोझ उस कागज पर आउटसोर्स कर दिया हो। इससे दिमाग को रात में शांत होकर सोने में बहुत मदद मिलती है। और दूसरा अभ्यास है वर्स्ट केस रियलिटी चेक। ये थोड़ा डरावना नहीं लगता? सुनने में लगता है, लेकिन ये डर को कम करने का एक बहुत लॉजिकल तरीका है। जिस बात को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, खुद से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? एकदम वर्स्ट केस सिनारियो क्या है? फिर ईमानदारी से खुद से पूछें, अगर ऐसा हो भी गया तो क्या मैं उसे संभाल लूंगी? 99% मामलों में जवाब हाँ होता है। जब हम सबसे बुरे सिनारियो का सामना करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं, तो उस चीज का जो अनजाना डर है वो खत्म हो जाता है। और तीसरा अभ्यास वन डे फोकस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा सिर्फ आज के दिन पर फोकस करना। हम अक्सर या तो बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। वन डे फोकस कहता है कि सिर्फ आज के कामों पर, आज की चुनौतियों पर ध्यान दो, कल का बोझ कल पर छोड़ दो। जब हम अपना फोकस सिर्फ 24 घंटों पर ले आते हैं तो भविष्य की बड़ी बड़ी चिंताएं
अपने आप छोटी लगने लगती हैं। तो अगर मैं आज की पूरी चर्चा को समेटूं, तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ओवरथिंकिंग कोई कैरेक्टर की कमी नहीं, बल्कि एक सीखी हुई आदत है। बिल्कुल सही। और अच्छी खबर यह है कि अगर इसे सीखा जा सकता है, तो इसे भुलाया भी जा सकता है। बिल्कुल। और इसकी जगह नई बेहतर आदतें सीखी जा सकती हैं। बिल्कुल सही। और इस बदलाव की शुरुआत होती है जागरूकता से, इस बात को स्वीकार करने से कि हाँ, मैं ओवरथिंकिंग के पैटर्न में फंस गई हूँ। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बाद अभ्यास आता है। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन आप आसानी से विचारों को देख पाएंगी, कुछ दिन शायद आप उनमें बह जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप अभ्यास करती रहें। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हमारी सामग्री से मिले एक बहुत ही प्रेरक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप अपनी सोच से ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमारी सोच हमें कंट्रोल नहीं करती। हम अपनी सोच को दिशा दे सकते हैं। बस जरूरत है सही तरीकों और लगातार अभ्यास की। नियंत्रण से बाहर है। आज ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपके नियंत्रण के दायरे से बाहर है, लेकिन आपके मन में बहुत ज्यादा जगह घेरे हुए है? क्या आज उस एक चीज को मानसिक रूप से छोड़ने का अभ्यास शुरू किया जा सकता है?